आप देख रहे हैं द ग्रेट हिमालयन शो। जो नपुंसक होते हैं वो फोन पर धमकी देते हैं। हम वो हिंदू है जो जान हथेली पे लेकर घूमते हैं। देखिए, जो राकेश जी है जो हिंदुत्व का कार्य करते हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और इसी प्रकार से हिंदुत्व के प्रति कार्य करने के लिए मैं उनको प्रोत्साहन करता हूँ और आगे बढ़ने का ये मैं उनको संदेश देना चाहूँगा। धमकी भरे कॉल से राकेश जी, आप हो या कोई भी हिंदू हो, घबराने की जरूरत नहीं है। उनको आप ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना, क्योंकि जो कुत्ता भोगता है ना वो काटता नहीं। जय श्री राम। चलते हैं, हमें उत्तराखंड बचाने और इस हिंदू समाज को बचाएंगे, हमें अपनी प्राणों की आहुति भी देनी पड़े भैया, तो हम जरूर देंगे। क्योंकि जब हमारे राजा भैया जैसे लोग हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर है। मर भी गए तो हम खुददार कहलाएंगे, गद्दार तो नहीं कहलाएंगे। इसका यदि सबसे बड़ा जौनसार बावर का गुनहगार है तो मिस्टर आप है। बिना नाम लिए मैं आपका नाम कह रहा हूं और आने वाले समय जौनसार बावर का एक एक युवा आपका पुतला चौक पे जलाएगा। 31 अगस्त को देहरादून इकट्ठा होना था, लेकिन 22 अगस्त को मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। आपकी गिरफ्तारी का कारण क्या था? 1 बार जेल भेजो, 50 बार जेल भेजो, मैं जो काम है सनातन धर्म का ऐसे ही करता रहूंगा। जौनसार बावर के अंदर जब जब भी मेरे खून की जरूरत पड़ेगी तो खून दिया जाएगा और 50 बार दिया जाएगा, मरते दम तक दिया जाएगा। 39 लड़कियां हमारे समाज की इनके धर्म में चली गई, जिसमें 29 लड़कियों को हम बचाने में कामयाब हैं। जौनसार बावर की आम जनमानस क्या बता रही है कि हम सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, हम सिर्फ खड़ंजा पास करा रहे हैं या आपदा की 4 फाइलें पास करा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं और उसके बाद जो है यहां से पलायन कर रहे हैं। जो काम आप लोग कर रहे हैं वो पशु भी कर रहा है। कई अभी भी प्लानिंग बना रहे हैं। मैं आज हूं कल हूं, मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं उस मासूम महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं कि मुझे जो जीवन दिया है वो बहुत सुंदर जीवन दिया है। मेरे शरीर पे कपड़े नहीं होते थे, अपितु पिताजी बहुत परेशान हो गए थे। वो सब चीजें अब बताने योग्य नहीं है कि क्या था। उत्तराखंड पुलिस के अंदर अधिकारी उनका उत्पीड़न करते थे। कोई रसोई में काम कराता था, कोई कहीं काम कराता था तो कोई कहीं काम कराता था। डीएवी कॉलेज के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उन्होंने उसके बाद फिर से एक केस बनाकर मुझे फिर जेल भेज दिया। मुस्लिम युवक कभी बेरोजगारी का रोना नहीं रोते। हिंदू समाज ने सबसे पहले अपना नाई का काम छोड़ा, उसके बाद अपने बढ़ई का काम छोड़ा, और राम हमारे सामने ऐसा लगता है जैसे साक्षात है। और जौनसार बावर की मिट्टी उस मंदिर के बुनियाद में अपने हाथों से पड़ रही है। टी राजा एक बहुत ही निडर व्यक्ति है और मेरे बड़े भाई भी करेंगे तो परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी के कदमों पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड में उठ रहे कई मुद्दों को आपके सामने लाएंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ एक ऐसे समाज सेवी मौजूद हैं जिनका समाज के प्रति लगाव और उनका अपनी ज़मीन से जुड़ाव उन्हें इस फील्ड में बहुत आगे ले गया है। आइए आप सभी को अवगत करवाते हैं राकेश तोमर उत्तराखंडी से। सर नमस्कार। जी नमस्कार भाई। हमने देखा है उत्तराखंड में अभी कुछ दिनों पहले हल्द्वानी की घटना हुई। मैं चाहूँगा आप उस घटना के बारे में हमें पूरी जानकारी दें और वो घटना हमारे सामने नई किन चुनौतियों को पैदा कर रही है। जी, सबसे पहले तो द ग्रेट हिमालय पॉडकास्ट में बुलाने के लिए मेरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको इस वार्ता के माध्यम से। आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हल्द्वानी की घटना है, जी जी, ये कोई प्री प्लान घटना नहीं है। ये 1400 साल से चली आ रही इनकी एक नीति है, जिस नीति के आधार पे आपको हल्द्वानी दिखा। इससे पहले आपको नूह हरियाणा दिखा होगा। जी जी जी। इससे पहले आपको राजस्थान दिखा होगा। इससे पहले साधु संतों की हत्या दिखी होगी, या फिर इससे पहले आपको कई हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या दिखी होगी। तो पूरे भारत में जगह जगह इस तरीके की घटनाएं, हिंसक घटना आपको दिखी होगी। फिर आतंकी हमले दिखे होंगे, ISI के हमले दिखे होंगे, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक। अक्षय भाई, ये जितने भी अपराध है ये प्री प्लान नहीं है, ये एक साजिश नहीं है, एक बल्कि एक ट्रेनिंग है जो बचपन से दी जाती है। मैं आपको बताऊं, आयत नंबर 9 सूरा नंबर 5, इनके
धार्मिक पुस्तक में लिखा है कि पवित्र महीने के बाद, मतलब रमजान के बाद आप काफिरों को मारो, काटो, जहां भी मिलो वहां काटो। एक नाम बता रहा हूं, वसीम रिजवी जी। वो अभी हिंदू धर्म में वापस आए और उन्होंने हिंदू धर्म में वापसी के बाद 50 से अधिक आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि इसको हटाया जाए। जी। जो हल्द्वानी की घटना है ये प्री प्लान घटना नहीं है, ये इनके अंदर की जो ट्रेनिंग है वो बाहर आ रही है। बताएं, हल्द्वानी में 4,500 से अधिक मकान अवैध रूप में पाए गए हैं जी। जो कि रेलवे की जमीन पे बने हैं। क्या किसी के जमीन पे अवैध तरीके से बसी हुई या कब्जा किया हुआ जो है वो हटाएंगे? नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हटाने के लिए प्रयास प्रदेश सरकार ने किया, सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग गए, हार के आए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इस एंक्रोचमेंट को हटाया जाए। हटाने के लिए जो गए उसके बाद थाना जला दिया गया, पत्रकारों पर हमला हुआ, जी जी, पुलिस के महिलाओं पे हमला हुआ, यहां तक कि अभद्रता की गई। जी जी जी। और आप देख सकते हैं बाकायदा छतों पे पेट्रोल बम रखे गए, जी जी जी। पत्थर रखे गए। और ये एक दिन की नहीं, आप यदि ड्रोन के माध्यम से देखेंगे तो जगह जगह पे आपको ऐसे पत्थर जमा करते हुए ये लोग नजर आते हैं। इसके बाद बोलते हैं, मतलब उसके बाद एक इंसिडेंट होता है कि पहले तो फंडिंग चुपचाप से होती थी, अब फंडिंग ओपन की जा रही है। हैदराबाद से एक सलमान नाम का व्यक्ति आता है और वहां पे वो 10-10 हजार 20-20 हजार की गड्डियां बांटी जाती है और जो अपराध में मारे गए उनको शहीद का दर्जा दे रहा है। मतलब क्या, उन्होंने कौन से पाकिस्तान को समाप्त किया, कौन से दुश्मनी देश से मिले लड़े वो, लेकिन कौन से दुश्मन देशों से लड़े वो जिससे उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। वो तो घर के अंदर ही लड़ाई करते हुए, पुलिस को मारते हुए, पत्रकारों को मारते हुए, सरकारी और गैर सरकारी जमीनों को कब्जा करते हुए और उसको नुकसान पहुंचाते हुए मारे गए, जो कि साफ निर्देश था गोली मारने की आदेश था। उसके बाद मतलब क्या कि पहले तुम अपराध करो, पहले तुम गाड़ियां जलाओ, शासन प्रशासन का नुकसान, और बाद में हम तुम्हें फंडिंग करने आएंगे, मतलब ओपन देंगे। क्या तुम्हारा रिक्शा जल गया, लो 10 हजार, तुम्हारा ये जल गया, लो इतने हजार। क्या क्या दर्शाना चाहते हो? और कह रहे अल्लाह ने भेजा है, मतलब जो अपराध जो किया था वो मतलब अल्लाह ने बोला था कि ये अपराध करो, इसलिए अल्लाह ने फिर उसके बाद जो है इस तरीके के पैसे फंडिंग करने के लिए लोग आगे आए। शासन प्रशासन से भी निवेदन है ऐसे फनों को कुचलने का काम करें, अन्यथा आने वाले समय में ये जगह जगह पर इस तरीके की हत्याएं, इस तरीके का अपराध करेंगे, इस पे अंकुश लगना अनिवार्य है। राकेश भाई, हमने आप ही के माध्यम से एक बात सुनी थी कि हैदराबाद से कुछ फंडिंग उत्तराखंड में आ रही है, तो इस बात की कितनी सच्चाई है, या फिर आपके पास इस चीज के प्रूफ हैं जो आप ये बात इस तरीके से बोलते हैं? मेरे पास ही नहीं, अपितु शासन प्रशासन ने भी इस वीडियो को देखा है। जब हैदराबाद से आया हुआ सलमान नोटों की गड्डियां बांट रहा था और कह रहा था मैं अल्लाह ने मुझे भेजा है, जब हैदराबाद से आया हुआ सलमान कहता है कि आपका रिक्शा जला, आपका क्या नुकसान हुआ, आपकी गोली लगी, शहीद कौन हुआ, ये सब चीजें बोलते हुए वो पैसा देता, तो क्या अल्लाह ने ये अपराध करने के लिए भेजा था, जो उसके बाद इन्होंने कहा कि ये पैसे ही अल्लाह ने भेजे हैं? आखिर जमायत इस्लामिक की जो संस्थाएं हैं वो आगे क्यों नहीं बोलती कि इस तरीके की फंडिंग यदि ये कर रहे हैं तो ये अपराध है? मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करता हूं, इनके तार यहां नहीं, हैदराबाद नहीं, हैदराबाद के कई अन्य घरानों से और विदेश से भी जुड़े होने की आशंका है। जड़ तक इनकी जांच करें, जब तक फनों को ना कुचला जाए, जब तक ऐसे बिसले सांपों को ना कुचला जाए, तब तक देवभूमि में शांति आ ही नहीं सकती। जी राकेश भाई, हमने एक बात सुनी थी कि उत्तराखंड में 1000 मदरसों का भी कुछ मुहिम चला रहे हैं, तो उसके बारे की जानकारी दें आप हमें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रदेश है ये देवभूमि है। जानबूझ के कर्नाटक से, तमिलनाडु से और बाहरी राज्यों से कुछ जिहादी गतिविधियां चलाने के लिए यहां पे लोग आए हैं। मैं आपको बताऊं, अभी पीछे हमने एक ब्राइट एंजल स्कूल का मामला उठाया था जी, विकास नगर का ब्राइट एंजल, जिसमें पूर्व में मेजर कादिर हुसैन जो इसका संचालक है वो
हमारे प्रदेश से नहीं है, वो तमिलनाडु या केरला की तरफ से आता है। वो उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार में बाकायदा, वो उत्तराखंड सरकार में निशंक की सरकार में मदरसे बोर्ड का अध्यक्ष रहा जी। और तब उत्तराखंड में 1000 से अधिक मदरसों का जाल बिछाया गया। अब आपको मैं बताता हूं कि उत्तराखंड के जितने भी मंदिर है, बड़े जो मंदिर है, उसका जो फंड है वो इकट्ठा होता है, चार धाम का हो चाहे वो पंच प्रयाग हो, उसके बाद वो पूरा के पूरा पैसा धर्मस्व विभाग में आता है। और धर्मस्व विभाग का पैसा कहां जाता है? अल्पसंख्यक आयोग में कहां से पैसा आता है? अल्पसंख्यक आयोग में सरकार पैसा देती है। उसके बाद उत्तराखंड के सभी मदरसों में फंडिंग होती है, बाकायदा सरकार के माध्यम से टीचरों की सैलरी दी जाती है, बाकायदा बच्चों को जो है खाने पीने और हर चीज की व्यवस्थाएं की जाती है। आखिर उत्तराखंड ही क्यों? यदि मदरसों में कुरान पढ़ाई जा रही है, धार्मिक शिक्षा उत्तराखंड के अंदर दी जा रही है, तो जिससे अच्छा मंदिर से आने वाला पैसा है, वो मंदिर से आने वाला पैसा फिर आप केदारनाथ मदरसा क्यों नहीं खोल लेते? सीधा जो चढ़ावा आएगा हिंदुओं का वही आप जो है वहां पे पढ़ा लो। इस पे अंकुश लगना अति अनिवार्य है। उत्तराखंड के अंदर जो ये मदरसों का जाल बिछ रहा है, मदरसों को दी जा रही फंडिंग है, ये तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए, या फिर मदरसों के माध्यम से ही उत्तराखंड में विद्यालय, वैदिक विद्यालय भी खोले जाए, जिसमें रामायण पढ़ाई जाए, जिसमें संस्कृत पढ़ाई जाए, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाए। आखिर एक ही धर्म के लिए ये नियम कानून क्यों? उत्तराखंड के अंदर जितने भी वैद विद्यालय थे वो बंद कर दिए गए क्योंकि टीचरों की सैलरी नहीं थी। इसलिए तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड से पूरी तरीके से मदरसों को समाप्त किया जाए, बंद किया जाए, और जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं वो जिस तरीके से हिंदुओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वैसे ही उस बच्चों को भी पढ़ाया जाए। उसके बाद ब्राइट एंजल स्कूल एक स्कूल है, सबूतों के माध्यम से मैं आपको बात करता हूं। उस स्कूल में RTE के माध्यम से, राइट टू एजुकेशन के माध्यम से उन लोगों के बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं जो अच्छी खासी खनन में काम करते हैं, ठेकेदारी करते हैं या अच्छा खासा व्यवसाय करते हैं। उनके आप अकाउंट देखोगे तो 10-10, 15-15 लाख रुपए उनकी महीने की कमाई है, लेकिन उनके बच्चे इस तरीके से माइनॉरिटी के माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं। ब्राइट एंजल स्कूल की संस्था को मैंने देखा, ऊपर से उसमें इतना बड़ा घपला, अभी तक भी स्कूल मसूरी विकास प्राधिकरण या MDDA के माध्यम से उसके नक्शे पास नहीं है, और वो बार बार जो कभी भी वो बिल्डिंगें गिर सकती है। और उसके बाद हमने इतने बड़े मामला उठाया, उसके बाद हमारे ऊपर कोर्ट केस करते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उन हिंदुओं से भी निवेदन करता हूं, वहां पे एक भी प्रार्थना नहीं कराई जाती, और यहां तक कि जिस तरीके से पाकिस्तान में प्रार्थना बोली जाती है, हाथ ऐसे लगा के वहां पे प्रार्थना की जाती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज सेम टू सेम पाकिस्तानी है। दूसरी बात, उस स्कूल में 90% हिंदू बच्चे पढ़ते हैं जी। उसके बाद वो व्यक्ति वहां पे कभी सरस्वती मां की प्रार्थना नहीं करवाता। वहां पे हिजाब पहन के बच्चे आते हैं, और यदि हिंदू बच्चे कलावा पहन के या टीका पहन के आते हैं तो उसमें कड़ा विरोध होता है। पीछे भी आपने कई लोगों के स्टेटमेंट सुने। तो तत्काल प्रभाव से सरकार को ऐसे स्कूलों को भी बंद कर देना चाहिए। अच्छा, इसकी जानकारी आपने वहां के अधिकारियों को भी दी है? बिल्कुल, हमने SDM विकास नगर को जी, जब शुक्रवार की इन्होंने छुट्टी की, पूरे भारत में बाकायदा जिहाद का एक हिस्सा है शुक्रवार की छुट्टी, इन्होंने इसको ट्रायल यहां पर भी किया। अच्छा। और यहां पे करने के बाद जब हमने एप्लीकेशन दी तो अफरा तफरी में SDM विकास ने इनको बुलवाया, फिर उस आदेश को इन्होंने वापस लिया। लेकिन बाद में जब हमने पूरी तरीके से इनकी कुंडली खंगालने का काम किया तो इनका पूरा परिवार बाघा बॉर्डर के परली तरफ, यानी कि पाकिस्तान की तरफ, इमरान खान के साथ फोटो खिंचवाती है। और उसके बाद इमरान खान के साथ फोटो खिंचवाती, यानी वहां तो भारत मुर्दाबाद के नारे भी लगे होंगे और उसमें ये लोग भी शामिल होंगे। तो यदि आप कहीं पाकिस्तान में और जगह होते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाघा बॉर्डर में दूसरी तरफ से फोटो खिंचवाने का मतलब यह है कि आप कितने बड़े देशभक्त हैं। ये पूरे देश, दुनिया ने, और पूरे उत्तराखंड ने, और पूरे विकासनगर, पचवा दून और जौनसार बावर ने भी जाना है। और इस बात में कितनी सच्चाई है कि कुछ लोग यहाँ से, उत्तराखंड से दुबई के लिए जाते हैं पर वो जाते पाकिस्तान है, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, इसी स्कूल की बात कर रहा हूं। इस स्कूल में एक प्रिंसिपल है जी,
वो प्रिंसिपल जाती तो पाकिस्तान है जी। लेकिन जो अन्य स्टाफ है उनको बताती है कि मैं दुबई जा रही हूं। अच्छा। जबकि उसकी बाकायदा आज भी जो ब्राइट एंजल की प्रिंसिपल है वो पाकिस्तानी है, उसकी शादी पाकिस्तान हो रही है। कोई भी लड़की जब यहां से जाती है तो जिस देश में जाती है वो उसी देश की नागरिक हो जाती है या उस देश की रहती है। तो वो जो लड़की है जो प्रिंसिपल है, अजरा हुसैन ऐसा कुछ नाम है, वो पाकिस्तान जाती है, उसका पति पाकिस्तान, उसके जो बच्चे हैं उसको सिटीजनशिप भी पाकिस्तानी भी है और भारतीय भी है। नहीं, पर ऐसा तो है नहीं, भारत में नागरिकता एक ही मिल सकती है। जो हमारे संविधान में है, भारत सिर्फ सिंगल नागरिकता दे सकता है। अगर आप पाकिस्तान के नागरिक हो तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। अच्छा, यदि भारत से आपको इतना ही प्रेम है तो आपने भारत में शादी क्यों नहीं की? यदि शादी आपने पाकिस्तान में की तो फिर पाकिस्तानी रहिए। आप पाकिस्तान से शादी करके, यदि सानिया मिर्जा पाकिस्तान में शादी हुई तो उसको पाकिस्तानी कहा गया। अब यदि वो डाइवोर्स लेके भारत आई है तो अब वो भारतीय है। लेकिन नागरिकता की बात है, नागरिकता की जांच की जाए। मैं खुद कह रहा हूं, LIU विकास नगर से, LIU देहरादून उत्तराखंड से भी निवेदन है, इनके खातों की भी जांच की जाए और यदि नागरिकता है तो इनकी दोहरी नागरिकता कैसी है वो नागरिकता भी दी जाए। अकाउंट में पैसे बाहर से कहां से आए और यहाँ पे बड़े लेवल पे इन्होंने बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, उसकी भी खुलकर इसका विरोध किया जाना चाहिए। राकेश जी, आप और हम जिस क्षेत्र से आते हैं उत्तराखंड के, वो एक जनजातीय इलाका है, तो इस टाइप के मामले हम लोगों ने उस तरफ सुनने को नहीं देखे अभी, मतलब हाल फिलहाल में ही देखे हैं आपके माध्यम से। पर पहले इस टाइप के वहाँ हमने ये सुनने को नहीं मिली, जैसे भूमि पर कब्जा हो गया, डकैती हो गई, चोरी हो गई, ठगी हो गई। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से हम पूरे उत्तराखंड या जनजाति वाला इलाके को, सबको इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। जिसमें हम पहला मुद्दा उठाना चाहते हैं, ये भूमि पर कब्जा। मैं चाहूंगा आप इसके बारे में संपूर्ण पूरी जानकारी दें, जितना आपने देखा है, जितना आपने कार्य करा है इसके ऊपर। उत्तराखंड के देहरादून जिले के चकराता, त्यूनी और कालसी तहसील में जनजाति निवास करती है जी, जिसका नाम है जौनसारी जनजाति जी। उत्तराखंड में वैसे 5 जनजाति है, थारू, बोक्सा, भोटिया, राजी और जौनसारी। जौनसारी जनजाति हमें क्षेत्र विशेष पर मिली थी। क्षेत्र मतलब इधर से टोंस का एक क्षेत्र देवघर से होते हुए और इस क्षेत्र में यमुना हमारा उत्तरकाशी तक पीछे और लाखा मंडल क्षेत्र से सीमा बनाती है और इधर से त्यूनी होते हुए सीमा बनाती है। जी जी जी। इस क्षेत्र में क्षेत्र विशेष पर दर्जा था, लेकिन वो जौनसारियों को था। जौनसारी कौन? जो गांव में निवास करते हैं। बाहर से आए हुए कोई बनिया समाज भी हो सकता है, कोई नेपाली भी हो सकते हैं, कोई मुस्लिम भी हो सकते हैं, उन किसी को नहीं, सिर्फ जौनसारियों को। जी। अब जौनसारी जनजाति 1967 में हुई तो उसके बाद यहाँ पे धारा 371 समझ लो कि यहाँ लागू है। यहाँ विकास नगर यानी कि हमारे जौनसार बावर से बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, भारत का किसी भी हिस्से का व्यक्ति हो। अब होता क्या है कि पीछे से प्लानिंग के साथ में हमारे क्षेत्र में फॉरेस्ट का बड़ा एरिया आता है जी, जिसमें देहरादून से या फिर सहारनपुर से वन गुज्जर आते हैं और जाते हैं, आते हैं जाते हैं। सबूत के माध्यम से बताऊं, वन गुज्जर अधिनियम 1823 में फॉरेस्ट ने निकाला था कि वन गुज्जर इज नॉट अलाउड इन दिस रूट मसूरी, चकराता टू त्यूनी एंड शिमला। ठीक है। उसके बाद विकास नगर से कुआनू, अटाल एंड शिमला, ये कंप्लीट 1823 में बंद, बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित था। मेरे पास इसके कागज भी है, ये एक्ट में लिखा हुआ है। एक्ट में लिखा है जी, ठीक है। उसके बाद ये यहां नहीं आ सकते थे, ये पूरी तरीके से बैन थे। फिर 1967 में हमें एसटी का दर्जा मिला। जी, 1967 में एसटी का दर्जा मिला तो उसके बाद किसी भी आदमी के नाम या जमीन नहीं हो सकती, मतलब खरीद नहीं सकता। ये लोग क्या करा, वन गुज्जर लोधा वन से आते हैं, ये लोग अपनी जाति अपना धर्म लोधा बोलते थे। ये लोग लंबी टोपी पहनते थे जिसमें चुटिया होती थी, जैसे हमारी 2 चुटिया हिंदू धर्म में जो चुटिया होती थी, तो लंबी चुटिया होती थी, ऊपर से एक फूल होता था और इनका जो पहनावा होता था बिल्कुल अलग था। अब इन्होंने वो टोपी भी गायब कर दी, गोल टोपी पहननी शुरू करी। इनकी जो महिलाएं थी कभी बुर्का नहीं पहनती थी, हमारे क्षेत्र में बुर्का पहनना शुरू करा। जमात में नहीं जाते थे, जमात जाना शुरू करा इन्होंने। नमाज नहीं पढ़ते थे, इन्होंने 5 बार नमाज पढ़नी शुरू करी। इन लोगों ने जमात में जाना शुरू करा और यहां तक कि मदरसे भी खोले गए, जिससे बाहर से इनको फंडिंग हो रही थी कि ये लोधा से मुस्लिम धर्म में वापस आए। और उसमें कहीं ना कहीं
जो इमाम या फिर इनको मौलाना वो सफल भी हुए और इनका पूरी तरीके से धर्म परिवर्तन कर दिया। हमारे क्षेत्र में जमीन खरीद नहीं सकता था, तो इन्होंने कहा बाबूजी हमको अपने कोने में रहने दीजिए, आपकी भैंस बकरी हम देखेंगे, और देहरादून से आने जाने में हमें दिक्कत होती है, तो 6 महीने हम जंगलों में रहेंगे, 6 महीने आपके जमीनों में रहेंगे। तो 1983 में बंदोबस्त आता है, दस्तूर उल अमल, ये एक एक्ट है, ठीक है, दस्तूर उल अमल। तो ये इसको आप पढ़ोगे तो ये कंप्लीट 1983 में जो बंदोबस्त था वो जौनसारियों के नाम जमीन होनी थी, ठीक है, बिल्कुल ये उनके नाम जमीन होनी थी जो जमीन विहीन है, भूमि विहीन है और जौनसारी है। आप विकिपीडिया में सर्च करोगे तो आपको जौनसारी का जो धर्म है वो हिंदू दिखेगा। जी जी। यहाँ मासू देवता मंदिर है जी। यहाँ पे सनातन धर्म का बहुत बड़ा गढ़ रहा है जिसको गढ़ बैराट कहा जाता है। जी। यहाँ पे लाक्षे ग्रह के नाम से या लाखों शिवलिंग मान लो, यहाँ पे लाखा मंडल रहा है जहाँ पे भांति भांति के 100 लाख शिवलिंग रहते हैं। यहाँ पे कालसी में कल्पऋषि आश्रम रहा है। यहाँ पे माँ यमुना साक्षात भगवान विष्णु की पत्नी बहती है, माँ मोक्षदायिनी माँ यमुना बहती है। इसलिए सनातन धर्म हिंदू धर्म का ये गढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये लोग आए और 1983 में हटाल, खेड़सू, पलासू, रिशाणु, लखवाड़, चांदनी, धनरास, ब्यूलाड़ा, तेसाड़, चांदनी, चांती, सुनीर और इस तरीके से सुकेड़ और नेवल, ये इस तरीके के मजरे जैसे छानियां दूर है जी जी, तो उस छानियों में ये रहने लग गए। और 1983 में कोई खान पटवारी आया, उसने इनसे पैसे लेकर 60 घाट करके 1983 में बिना जमीन खरीदे हुए इनके नाम सैकड़ों बीघा जमीन इनके नाम लगा दी, जिसमें आज तक राजनीतिक जितने भी जौनसार बावर में लोग आए हैं सब मौन है। यदि वो बोलते हैं तो उनको वोट बैंक का लालच रहता है, कंप्लीट साइलेंट। तो इसका आप कारण क्या मानते हैं, सरकार इस चीज पे कुछ कर क्यों नहीं रही है? देखिए, जिसके बाद से पिछले साल से आप सबके माध्यम से हम लोगों ने आवाज उठाई, 12 अवैध मदरसे हमारे विरोध करने के बाद हटा दिए गए। लेकिन चांदनी एक जगह है, चांदनी में अभी भी मौजूद है और वहां पे किसी नाम से स्टिकर लगाया है, लेकिन अंदर वही कार्य चलता है। नीचे ऊपर आते हैं, इन लोगों को कट्टरता सिखाते हैं और आज भी वही काम चल रहा है। दुख की बात यह है कि नजदीकी जो राजनीतिक लोग हैं उन राजनीतिक लोगों का संरक्षण इन्हें प्राप्त है। पीछे अभी एक राजनीतिक देवघर के एक राजनीतिक व्यक्ति ने पलासू में मीटिंग करा दी और पलासू में मीटिंग में कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो मिस्टर आप कहिए कि यदि आप इनके साथ हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं है? जिस जौनसार बावर ने आपके पूरे खानदान को सींचा है, सम्मान किया है, उसी जौनसार बावर को आपने आज आग में धकेल दिया है। आज वो खुले तौर पे पलासू में मंदिर के अंदर भैंसे बांध रहे हैं और हिंदू समाज का कोई व्यक्ति जाता है उनको डराने का काम कर रहे हैं। इसका यदि सबसे बड़ा जौनसार बावर का गुनहगार है तो मिस्टर आप हैं। बिना नाम लिए मैं आपका नाम कह रहा हूं और आने वाले समय जौनसार बावर का एक एक युवा आपका पुतला चौक पे जलाएगा कि जब जब भी यहां पे जब सनातन धर्म पे ऐसी बात आई तो तब तुमने इनका संरक्षण किया और जब भी हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे तब तुमको तुम्हारे जूते की माला पहनाई जाएगी। यह सत्यता है। जैसा कि हम लोगों को पता है भी उत्तराखंड में भू कानून की मांग चल रही है। हाँ। और अगर सरकार इस भू कानून को लागू कर देती है तो क्या ये जो समस्या चल रही है उत्तराखंड में, ये भूमि कब्जे वाली, तो इस पे कुछ अंकुश लगेगा? मैं आपको बताता हूं, जौनसार बावर ही नहीं अपितु पूरा उत्तराखंड इसमें इसकी जद में है। आखिर भू कानून क्यों नहीं, क्यों संरक्षण दिया गया? हमारी नदियों को नोचा गया, हमारी नाले खालों पर इनका कब्जा हुआ। बाहर से रोहिंग्या मुस्लिम आए और यहां पर बस गए। अगल बगल की सारी जमीनों पे कब्जा किया गया, जंगलों में कब्जा किया गया। बाहर से आए हुए लोगों ने पूरी तरीके से पूरी नदियां के नदियां कब्जा ली। लेकिन यदि जौनसार बावर की बात करें 1967 के बाद यहां पे भारी मात्रा में कब्जा हुआ है। यहां पे अभी भी हो सकता है। मैं जौनसार बावर में आने वाले समय में राजनीति करने वाले लोगों से भी कह देना चाहता हूं
अपना मुंह खोलिए, लिखो, सरकार को जगाओ और कोर्ट में जाओ, शासन प्रशासन से गुहार नहीं बल्कि अपना हक मांगो और पूछो कि आपकी दादा परदादाओं की सैकड़ों बीघा जमीन कैसे 1983 में नाम लगी। और मैं आज कह देना चाहता हूं पूरे जौनसार बावर के लोगों से भी, राजनीति का शौक नहीं है, लेकिन यदि ये लोग राजनीति से ऊपर उठ के इन लोगों को बाहर नहीं करते, अवैध तरीके से 1000 बीघा जो जमीन है ये यदि हटाते नहीं, तो ये जवाब देने का काम आप लोगों का है और ये कब्जे स्वतः ही हट जाएंगे। यदि सब लोग शिकायत करेंगे तो 1983 में जितनी भी ये जमीन है, ये बंदोबस्त की जमीन वर्ग 4 की समाप्त और निरस्त हो सकती है। इसी कड़ी में हमारा दूसरा मुद्दा है जंगलों की अवैध कटाई से। जी, जैसा हम लोग उत्तराखंड के अपने जनजातीय इलाकों में देख रहे हैं कि जंगलों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है। इसके बारे में आपने क्या किया है या फिर इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारे साइड इसका कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को मिला या आपने कुछ लोग ऐसे पकड़े जिन्होंने इस तरीके के काम करे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं अक्षय जी, 2021 में बाड़वाला में एक संदीप कौशिक उर्फ चिंपू नाम के व्यक्ति ने 700 बीघा जमीन में साल के हरे पेड़ काट दिए गए। उससे पहले उस व्यक्ति ने वन विभाग के एक रेंजर को जेसीबी के पॉकेट में बिठा के वो नीचे ले आया चौकी में, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। वो एक दानव के रूप में क्षेत्र में विकसित हो रहा था। हम लोग गए, जब हमने उससे बोला तो उसने कहा तुम क्या कर लोगे? तो उसने 4 बंदूकधारी लोगों को अपने साथ रखा हुआ था और वो बंदूक दिखाते थे, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। इसमें भी जौनसार वाले कुछ छुट भाई नेता 25-25 हजार में बिक गए। कुछ संस्थाएं थी जो क्रांति के नाम पर पैसा खा गई, लेकिन हम आज भी डटे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में गए और पिटीशन दायर की और पीआईएल दाखिल करने के बाद 7 अधिकारी सस्पेंड हुए। 39 आईएएस आईएफएस अधिकारियों पे अभी भी जांच चल रही है। चिपको आंदोलन 2 के नाम से इस आंदोलन को चलाया। आज पूरी जमीन सीज है, वहां पे पेड़ बड़े बड़े दोबारा से हो गए हैं और यहां तक कि साल के पेड़ दोबारा से आने प्रारंभ हो गए हैं। क्षेत्र में देवदार के खनासर में बड़े मामले में, जौनसार बावर क्षेत्र में कनासर रेंज में बड़े लेवल पर पेड़ काटने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें जांच करने पर 12,000 से अधिक स्लीपर काटे गए। इसमें यदि कोई व्यक्ति अपने लिए ले जा रहा था तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इसमें व्यापार शुरू हो गया था अक्षय जी, और उसके बाद बड़े लेवल पर मुकदमे दर्ज हुए और आज वो मामला पूरी तरीके से बंद है। राजावाला प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल है, वो अभी चल रही है। जहां पर राजावाला है वहां आज की डेट में 14 अधिकारी और कर्मचारी उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। अगल बगल में आम की जगह जगह कटाई हो रही है। शासन प्रशासन से निवेदन है हरे पेड़ों पर जुर्माना बढ़ाया जाए, अन्यथा आने वाले समय में उत्तराखंड को ग्रीन बोनस मिलता है, ये भी बंद हो जाएगा और पेड़ देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसलिए जंगल बचाने के लिए कठोर कानून लाया जाए। जिस तरीके से आपने बात करी चिपको आंदोलन 2, तो इसके बारे में बताएं आप, इसमें आपने क्या क्या मुहिमें शुरू करी है? देखिए, चिपको आंदोलन 2 जो है, चिपको आंदोलन जो 1 था वो गौरा देवी जी ने चलाया। उनको आदर्श मानते हुए हमने चिपको आंदोलन 2 चलाया। इन्होंने प्रलोभन भी दिया, दुनिया भर की बातें हुई, लेकिन हम डिगे नहीं। मेरे ऊपर हमला तक हुआ। आप देखेंगे मेरी राकेश उत्तराखंडी के फेसबुक पेज पे देखेंगे तो आपको लहू लुहान वाले कई चित्र मिल जाएंगे। जगह जगह घेरने का काम किया, करोड़ों रुपए देने का प्रलोभन किया, लेकिन इस जीवन में अक्षय जी एक ही बार आते हैं। चिपको आंदोलन 2 चलाकर हमने हर साल 350 पीपल के पेड़ लगाए, जिसमें पहली बार हमने एसएमआर डिग्री कॉलेज सैया को बांटे, जिस वहां के सारे छात्रों ने लगाए। फिर दूसरी बार हमने सैया राजकीय इंटर कॉलेज में बांटे, जिसमें 350 बच्चों ने पीपल के पेड़ लगाए और आज बड़े बड़े हो रहे हैं। तथा जहां जहां भी पेड़ों की अवैध कटाई चलती है, हम कोशिश करते हैं कि ईमानदारी निष्ठा से उस मामले को उठाया जाए और जो भी अधिकारी दोषी हो उसको छोड़ते नहीं है। राकेश जी, हमने सुना है ये अनोल, ट्यूनी और कालसी की कुछ जो वन विभाग की जमीनें थी उसको हड़पा गया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जी बिल्कुल, जौनसार बावर के हनोल, ट्यूनी, पलासू और कालसी में वन विभाग की जमीन को कब्जाया जा रहा है। हनोल के शिवडांग के नीचे 40 बीघा वन विभाग की जमीन पे जबरन कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। ट्यूनी के चांदनी रोड पर जबरन कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। पलासू में कब्रिस्तान बनाया जा रहा है और कालसी वन विभाग की जमीन को हड़प के जबरदस्ती कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। ना इन्होंने इस जमीन को खरीदा, ये लोग सब बाहर के हैं, जबरदस्ती वन विभाग की जमीन पे इंक्रोचमेंट करके हड़पना चाहते हैं। लेकिन जौनसार बावर का युवा सोया हुआ नहीं है। आज, कल और भविष्य में मैं नहीं तो कोई और जौनसारी विरोध जड़ तक करेगा और हम कब्जा नहीं होने देंगे। तुम्हारा कोई भी व्यक्ति मरता है तो अपने जमीन पर ले जाइए, जौनसार बावर के जमीन पे दफनाओगे तो बख्शा नहीं जाएगा। तो राकेश जी, तीसरा मुद्दा है हमारा जो उत्तराखंड में चल रहा है, वो है ठगी का। और इस ठगी में भी दो प्रकार आते हैं, एक है हमारा लव जिहाद का और एक है जो ये दूसरी वेशभूषा बदल के हमारे बाबा बन के या किसी को बरगला रहे हैं। तो मैं आपसे इन दोनों मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहूंगा और इसके बारे में आपने क्या क्या काम करे हैं उसके बारे में भी हमें बताएं। देखिए, 2014 से मेरी पोस्ट देखेंगे। सबसे पहले बाबाओं पे आते हैं। संत का रूप धारण करके कोई भी हिंदू समाज का दिल पसीज जाता है और वो दक्षिणा दे देता है। आपने देखा कभी कि अल्लाह की वेशभूषा बनाकर कोई व्यक्ति मांगता हुआ नजर आया? नहीं। आपने कभी देखा कि जीसस का चित्र बनाकर कोई मांगता हुआ नजर आया? नहीं। आपने कभी देखा गुरु गोविंद सिंह का चित्र बनाकर कोई मांगता हुआ नजर आया? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको आसानी से दिखेगा कि कोई नशेड़ी, गंजेड़ी, शराब पीने वाला व्यक्ति हनुमान बन जाता है। जी। कोई काली बन जाता है। जी। कोई भगवान शिव बन जाता है, कोई विष्णु बन जाता है और विष्णु बन के उसको वो मार्केट में भीख मांगना चालू कर देता है। हिंदू समाज सोया है, कुछ बोलता नहीं है। इसी तरीके से 23 मुस्लिम युवकों को हमने आधार कार्ड के साथ पकड़ा। उसकी वीडियोस आपको मेरे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। किसी का नाम सीन हसन है, वो नागा बाबा बना है। पूरी तरीके से उसने अपने को लिपा हुआ है और वो और सैया में पिछले साल महिलाएं दूध डाल रही है जी। बाद में जब मैंने पकड़ा तो उसके बाद जब अच्छी तरीके से नुलाया धुलाया, उसके आधार कार्ड देखे तो उसका नाम सीन हसन। उसके बाद यहाँ पे इरफान, फिर इमरान, फिर ना जाने सुहेल खान और ना जाने कौन कौन बाबा यहाँ पे आके वो उसके बाद हमारा हिंदू धर्म का बेस बदलते हैं और फिर मांगने चले जाते हैं। शाम को 2-3 हजार रुपए मिल जाते हैं और बढ़िया उनका परिवार चल रहा है। अच्छा, इसमें पुलिस इनका आईडी कार्ड चेक नहीं करती, आधार कार्ड उधर? देखिए, होता क्या है, गांव में घुसने से पहले धार्मिक मामलों में पुलिस भी बचती है, चाहे वो फिर वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आपने देखा होगा यात्राएं निकलती है, जी। चाहे किसी चीज, इसमें ये लोग आते हैं आराम से। जब हम पुलिस भी तब एक्शन लेती है जब हम शिकायत करेंगे। पुलिस शांति व्यवस्था बनाती है। हम जब शिकायत ही नहीं तो पुलिस को क्या दिक्कत है? शांति से चल रहा है, उनको क्या पता? क्योंकि इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में अंग्रेजों का कानून है, उनको शांति व्यवस्था चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए लव जिहाद जी, लव जिहाद में मैं चाहूंगा पहले आप इस लव जिहाद शब्द का मतलब बताएं कि ये होता क्या है। देखिए, लव जिहाद, लव मतलब प्यार, जिहाद मतलब इनके धर्म को मानने वाला, जो इनको माने ठीक, अदरवाइज उसको समाप्त कर दो। 15 से लेकर 18 साल की लड़कियों को फंसाने का काम कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने अलग अलग रेट तय किए हैं। ब्राह्मण की लड़की होगी वो 6.5 लाख, ठाकुर की लड़की होगी वो 6 लाख, वैश्य की लड़की होगी वो 5 लाख, शूद्र की लड़की होगी वो 4 लाख। इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? मतलब जब हमने लड़कों को पकड़ा, जब हम मजबूती से पूछते हैं तो वो लोग बताते हैं कि हमें पहली बार मिलने पे हमको 50,000 दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग इससे मिलते हैं, लड़का लड़की के साथ फोटो भेजते हैं तो 1 लाख मिलते हैं। फिर हम बाइक ले लेते हैं। फिर उसके बाद आगे चल के हम कुछ होटल्स की उनकी पिक्चर उनको दिखाते हैं तो 2.5 लाख रुपए दे देते हैं। फिर शादी करते हैं तो शादी करते हुए फिर 2 लाख दे देते हैं। तो इस तरीके इनका पैकेज चलता है। और जब वो शादी करती है तो उनको हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के वकील 2-2, 3-3 लाख रुपए हायर करके उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। तो ये उनको पैसे कौन देता है ये काम करने के लिए? देखिए, पैसे कौन देता है मैं आपको बताऊं। पैसे आप देते हैं, पैसे हम सब देते हैं।
जो भी हलाल की चीज खाता है वो सब पैसे देते हैं। जो भी आज चमड़ा पहन रहा है वो सब देते हैं। जो भी आज इनको काम पे बुलाता है उनको सब देते हैं, क्योंकि ये 10% जकात देते हैं, यानी पूरे कमाई का 10%। और वो 10% जकात कहां देते हैं? अपने धर्म गुरुओं को देते हैं। और वो जो धर्म गुरु है वो पैसे वहां से कहते हैं कि तुम लव जिहाद करो, तुम एक लड़की, हिंदू लड़की फंसाओ और उसमें से तुम्हें 6.5 लाख या 7 लाख रुपए दिए जाएंगे, फिर ऐसे दिए। तो इस तरीके से ये जो है पैसे देने का काम करते हैं। जकात मतलब हो गया टैक्स एक तरीके से। हाँ, ये अपने ऊपर हिंदू धर्म में भी है, लेकिन हिंदू धर्म में विडंबना है कि आज 5 लाख दारू पे, 5 लाख मांस पे खर्च करेंगे, लेकिन ब्राह्मण जब पूजा करने आएगा तो उसको मामा जी मुंगरी छोड़े, मुंगरे हो 250 रुपए, मुंगर 500 रुपये हो। तो ये अकल हमारे लोगों को होनी चाहिए थी। हम जैसे लोग यदि सनातन धर्म के लिए काम करें तो हमें 1 रुपया नहीं देंगे, लेकिन ये लोग अपने धर्म गुरुओं को या अपने धर्म के लिए काम करने वाले लोगों को जिस तरीके से फंडिंग करते हैं, इसीलिए आज 39 लड़कियां हमारे समाज की इनके धर्म में चली गई, जिसमें 29 लड़कियों को हम बचाने में कामयाब रहे। बहुत सही। और ये इतिहास है। कोई राजनीतिक व्यक्ति बताए कि हमने उस लड़की को बचाया है। आपने अभी पीछे घटना देखी होगी कोटी कनासर की। जी जी, आप वहां गए थे, आपने रेस्क्यू करा था, रात को करा था उनको। अब देखिए, उस दौरान पुरोला की घटना थी जी। पुरोला में एक बहला फुसला कर लड़की को ले जाया जाता है, वो नाई जो है काम किया जाता है। उसके बाद वापस आकर मुझे फोन आता है सावड़ा से कि हिमाचल की लड़की है जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष है और उसके साथ 2 मुस्लिम युवक है। जब हमने अच्छी तरीके से पूछताछ की तो पता चला वो वहां से भागना चालू करा। जब वो सावड़ा से भागना चालू किया तो मैं भी विकास नगर से चला, तो उनको कोटी कनासर में पकड़ लिया गया। मैं इधर से गया, फिर पूछा तो पूछताछ में मैं ठीक 2:30 बजे रात को कोटी कनासर पहुंचा, भोजन भी नहीं किया था। जब कोटी कनासर पहुंचा तो पता चला उस लड़की को सिलाई होते हुए, पहले सिलाई रोका, फिर त्यूनी रोका, फिर हटा। वो लोग रात को 12 बजे सावड़ा में कमरा ले रहे थे और कमरा लेने के बाद उस लड़की को बहुत बढ़िया तरीके से उधर से ही साफ करके वो बाहर भेजने के फिराक में थे। हमने पकड़ा, पुलिस को सुपुर्द किया, उसके परिवार को बुलाया और उनको दोनों को जेल भिजवाया। उसके बाद उसके कुछ समय बाद 3 दिन बाद आराकोट में एक घटना घटती है। आराकोट के हिसाली से कुछ लड़कों का फोन आता है कि राकेश भाई ऐसी बात हो गई है और 10 बजे लड़कियां निकल गई। तो जब मैं यहां से गया तो मैं ठीक 3 बजे आराकोट पहुंचा तो पता चला कि वो व्यक्ति, उस लड़के को आराकोट पुलिस ने पकड़ लिया है और जो लड़कियां थी उनको हमने रेस्क्यू किया, उनको उसके माता पिता को भिजवाया और एक ही लड़का अलग अलग आईडी से 2 लड़कियों को फंसा रहा है और दोनों लड़कियां नाबालिग, तो दोनों लड़कियां चल के आ गई कि मैं उसके साथ जा रही हूँ और तुम उसके साथ जाओ। लेकिन उसने बोला कि लेने सिर्फ मैं ही आ रहा हूँ। उसने होटल त्यूनी में होटल भी बुक किया, लेकिन होटल वाले ने जब लड़की का आईडी मांगी तो आईडी नहीं दे पाया क्योंकि अंडर एज थी। तो उस तरीके से उस लड़के को भी हमने जेल भिजवाया और आज दोनों लड़कियां सुरक्षित है। तो ऐसी हमने 29 से अधिक लड़कियां अब तक हम बचा चुके हैं लव जिहाद के चंगुल से। मैं उस सभी बहनों से भी निवेदन करता हूं, आपके इंस्टाग्राम आईडी पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट पर, व्हाट्सएप पर यदि इस तरीके के लड़के हैं जो आपको बहन बोलते हैं तो तत्काल प्रभाव से रिमूव करें, क्योंकि ये तो सगी बहन से भी शादी करते हैं, चचेरी बहन, फुफेरी बहन सबसे शादी करते हैं। तो ये हमारी बहन को क्या बहन समझेंगे? इसलिए सतर्क रहें और सावधान रहें। और आपको यदि इस तरीके का केस नजर आता है तो आप मुझे वो सूचना भेजें, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन इन जिहादियों को नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, जो लव जिहाद के जितने भी आपने हमें केस समझाए हैं उसमें लड़कियों की उम्र 15 से 16 साल 17 साल के आसपास की है, यही उम्र। तो इनकी टारगेट लड़कियां यही क्यों है, मतलब यही उम्र के आसपास ही क्यों है? देखिए, परिपक्व व्यक्ति ऐसा कभी काम नहीं करता जी। 16 साल की लड़की बिल्कुल कम नॉलेज की होती है, वो टीनेजर्स में आने वाली होती है जी, और उसको बैड टच और गुड टच के बारे में कोई पता नहीं होता है। वो धीरे धीरे ये नजदीक लाते हैं, उसको अपनी भावनाओं में लाते हैं। 15 से लेके 18 साल तक इसका ब्रेन वॉश करते हैं और 18 साल के जैसे ही एक दिन बाद पूरी हो जाती है उसके बाद ये शादी के लिए अप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद जो पोक्सो एक्ट है वो 18 साल से पहले लगता है, लेकिन पोक्सो एक्ट 18 साल के बाद नहीं लगता है। उससे पहले माता पिता के बयान लगते हैं, लेकिन 18 साल के बाद लड़की स्वतः ही बयान दे सकती है और इनको इस बारे में पूरी तरीके से पता है, इसलिए ये टारगेट फिक्स करते हैं।
मैं चाहूंगा आप हमारी जो बहन हैं उन सभी को ये चीज जरा विस्तार से समझाएं, ये गुड टच और बैड टच, जो ताकि वो लोग समझ पाए। बेटा, कोई भी व्यक्ति आपको गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है, बॉडी के किसी भी प्राइवेट पार्ट से टच करने की कोशिश करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। और यदि ऐसे आपके साथ हो रहा है तो तत्काल टीचर को या फिर माता पिता को बताने का काम करें। और जो ये लव जिहाद वाली हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें माता पिता किस तरीके से सतर्क रह सकते हैं? देखिए, यदि आपके लड़की के साथ कोई दूसरे धर्म की लड़की बार बार घर पे आ रही है तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में वो लव जिहाद के शिकार है, क्योंकि जो उसकी बहन है वही आपके लड़की को लव जिहाद की शिकार बनाएगी और वो लव जिहाद में धकेल देगी। यदि कोई व्यक्ति आपकी लड़की को भाई बोल के आती है कि ये मेरा भाई है या वो मेरी बहन है, और बर्थडे में आ रहा है या शादियों में इन्वॉल्व हो रहा है, आपके छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व हो रहा है, तो आने वाले समय में समझ लो कि भाई से वो जान बनने वाली है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान और सतर्क रहें। तो राकेश जी, चौथा मुद्दा है हमारा नशे का। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड में नशा अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, ये नशा आ कहां से रहा उत्तराखंड में? आजकल शादियों का सीजन है जी। बड़े घराने जिनके पास पैसा है, सबसे ज्यादा उन्होंने युवाओं को बिगाड़ा है। आप बोलोगे कैसे? जी जी। अगले दिन कॉकटेल पार्टी चल रही है, धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक के बाद वो बियर में और बियर के बाद दारू में व्यक्ति उतर रहा है। भांग सबसे ज्यादा चरस इसी मौके पर सीखी जाती है। आपने किसी वेडिंग पॉइंट में देखा होगा कि फ्लेवर बार लगाया होता है, फ्लेवर सुट्टा बार, जो कि फ्लेवर छोटे छोटे बच्चे जो है धुआं निकालते हैं और फूंकते हैं, धुआं निकालते हैं और फूंकते हैं, फिर वहां से वो धीरे धीरे ट्रेनिंग करते हैं और 1 साल बाद वो नशेड़ी हो जाता है। इसलिए मैं उन बड़े घरानों से भी निवेदन करता हूं, आपके पास पैसा है, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी के बच्चे को बर्बाद ना करें। आप शादियों में ये मॉकटेल की सिस्टम ना चलाएं, शादियों में आप ये सूटा बार ना चलाएं कि फ्लेवर चिलम के चक्कर में वो आप पिलाओगे और आने वाले समय में किसी का बच्चा आप बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए पूरी तरीके से नशे पे प्रतिबंध लगने के लिए हम सबको भी आगे आकर ध्यान से अपने शादियां, अपनी बर्थडे पार्टियां, ये सब चीजों को देखना होगा। क्योंकि बर्थडे पार्टी क्या होता है, एक छोटा लड़का जाता है वहां पे कोल्ड ड्रिंक ले जाता है और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और चेस दारू के साथ, जैसे जिससे कि शराब पीते हैं वैसे चेस करते हैं, और वो फिर आने वाले समय में नशेड़ी हो जाता है, या फिर वो कोल्ड ड्रिंक में बियर मिलाएगा और फिर वो नशेड़ी हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यदि आपको लगता है कि मेरा बेटा ऐसा जा सकता है तो उसका विशेष कर ध्यान रखें। उसके आसपास दोस्ती कैसी है उनको भी चेक करें। अक्षय जी, जी देखिए, हिंदू समाज एक तो लड़का पैदा करता है जी, वो लड़का भी यदि नशेड़ी बन गया तो पूरा परिवार के परिवार समाप्त है। जी। इसलिए यदि आपने एक बच्चा पैदा किया है तो उसका जीवन भर अच्छी तरीके से भरण पोषण भी करें, नशे की तरफ ना जाए, ऐसी पूरी तरीके से आप कोशिश भी करें। जी, आपके द्वारा नशे के लिए कुछ मुहिमें चलाई गई है कि आप अब चलाने के उसमें है तत्पर हैं? देखो, फिर आप मेरी फेसबुक आईडी पे जाओगे तो पिछले 10 साल से 2014 से हमने कंटिन्यू नशे के खिलाफ मुहिम चलाई है। हमने यहाँ तक कि अपने निजी तौर पे ड्रोन को किराए पे लेकर तभी जमुना के किनारे पे हमने भेजा है। आपने पीछे देखा होगा, मेरी वीडियो बहुत सारे ऐसे भी वायरल हुई जो हमने चेता देते थे कि यमुना के किनारे दारू पीते हुए नजर आ रहे हैं, मांस खाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कुछ स्कूली बच्चे नहर की पटरियों पे बैठ के वही चिलम पीने का काम कर रहे हैं। तो हमने बार बार कई तो इसमें कि आप लोगों ने जेल भिजवाने का काम किया है। चौकी डाक पत्थर में भी दुनिया भर के आपको इसका डाटा मिल जाएगा और आने वाले समय में ये मुहिम हम चलाते रहेंगे। अच्छा, इस मुहिम के बाद आपने कितना अंतर देखा? कुछ कम हुआ है कि अभी भी वही है? जिस जगह पे आप बैठे हैं जी, डुमेट, बाड़वाला और कटा पत्थर, 4 साल पहले हमने यहाँ एक मुहिम शुरू की थी, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। जी। इस क्षेत्र में स्मैक पीने वाले, शराब पीने वाले दुनिया भर के लोग थे। जो ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो भी नीचे जरूर कमेंट करें कि वास्तव में ये सच है या नहीं है। आज की डेट में डुमेट, कटापत्थर और बाड़वाला जो लोग स्मैक पीते थे, या तो वो नशा मुक्ति केंद्र में है और या उन्होंने इस क्षेत्र को छोड़ दिया है। और हमारा क्षेत्र बहुत शांति प्रिय है।
आपने पहले कहा था कि सामान बेचा जा रहा है, ये बेचा जा रहा है। वास्तव में सच्चाई थी कि लोगों ने घर का आटा तक बेच दिया, गहने बेच दिए, घर के जो औजार होते हैं, बेलचा हो गया, तसला हो गया, फलाना ढिमकाना, जितना भी घर का जो औजार थे वो भी बेच दिए, और यहां तक कि जो लोहे के जो हल होते हैं जोतने वाले वो तक बेच दिए। तो इसलिए, और लेकिन अब 4 साल पहले मैं धन्यवाद करता हूं परम पूज्य श्री चंद स्वामी जी का। उनके आशीर्वाद से हमने ये मुहिम शुरू की, जो कि साधना केंद्र आश्रम डुमेट में स्थित है, और आज युवा नशे से छोड़कर खेल की तरफ जा रहे हैं। अभी पीछे हमने 22 गांव के युवाओं को खेल का सामान भी बांटा था, जिसमें हमने लिखा है कि खेल खेलो, नशा त्यागो। नशा त्यागो। राकेश जी, जिस निडरता से, जिस बेखौफ अंदाज में आप ये सब सारे सामाजिक कार्य करते हैं, इसमें आपके ऊपर कई बार हमने सुना है आपके ऊपर अटैक भी हुए हैं, तो उसकी जानकारी दें हमें कि मतलब कितना मुश्किल रहता है इन सब कामों को इतना निडरता से करना। देखो, मैं आपको अपनी एक व्यक्तिगत बात बताता हूँ। जी। जीवन एक बार मिलता है जी। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडव पुत्रेण किम कुर्वत संजय। धृतराज जी संजय से पूछते हैं कि क्या हो रहा है धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। तो ऐसे ही मासु देवता पूछ रहे हैं कि जौनसार भावर की भूमि पर क्या हो रहा है। तो वहां पे संजय जवाब देते हैं कि दृष्टवा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यदि संजय पूरी तरीके से वृतांत बता रहा है, धृतराष्ट्र जी को वृतांत बता रहा है, तो यहाँ पे जौनसार भावर की आम जनमानस क्या बता रही है कि हम सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, हम सिर्फ खड़ंजा पास करा रहे हैं या आपदा की 4 फाइलें पास करा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं और उसके बाद जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जो काम आप लोग कर रहे हैं वो पशु भी कर रहा है। सुबह जाता है, चुग के आता है और वापस आ जाता है। लेकिन इससे हटके आपने समाज के लिए क्या किया है? आज आपने नशे के लिए क्या किया है? जो कब्जा कर रहे हैं उनके लिए क्या किया है? या फिर जौन सारी लड़कियां, हमारी बहनें लव जिहाद के शिकार हो रही है, उनके लिए क्या किया है? अपने लिए तो हर व्यक्ति जीता है। इसलिए कई लोग मेरे ऊपर अटैक कर चुके हैं, कई अभी भी प्लानिंग बना रहे हैं। मैं आज हूं, कल हूं, मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं उस मासू महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं कि मुझे जो जीवन दिया है वो बहुत सुंदर जीवन दिया है। राजनीतिक लोगों ने मुझे दबाने की कोशिश करी, जेल भेजने की कोशिश करी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जेल भेजो, 50 बार जेल भेजो, मैं जो काम है सनातन धर्म का ऐसे ही करता रहूंगा। जौनसार भावर के अंदर जब भी मेरे खून की जरूरत पड़ेगी तो खून दिया जाएगा और 50 बार दिया जाएगा, मरते दम तक दिया जाएगा। कश्मीर में अभी मैं 10 दिन के लिए गया था। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में मैं कश्मीर गया। मैं देखना चाहता था कि ऐसा क्या था। वहां पे इसी ट्रेंड पे काम किया, बगीचों में काम करने आए, बाद में उन्हीं लोगों को निपटा दिया और उसके बाद पूरी कश्मीर घाटी खाली करवा दी। वहां हिंदू शून्य कर दिए गए, उस पे राजनीतिक लोग नहीं बोलते। और वही सिस्टम उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड 5-10 साल का सिस्टम है। आप देखोगे कि सारे व्यवसाय पे, खनन पे कब्जा हो रहा है। राजनीतिक व्यक्तियों को खनन से पैसा चाहिए और उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों को हुकूमत चाहिए। ये अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, पैसा बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में ये लोग अपने उत्तराखंड में हुकूमत करना चाह रहे हैं। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जैसे हम लोग जनजातीय लोग हैं, हम लोग मासू देवता को बहुत मानते हैं। हमने बीच में एक खबर भी सुनी थी कि कुछ लोग जो गांडवे रहते हैं, जो भगवान के बकरे रहते हैं, इनको भी चुरा कर बेच रहे हैं। ये इस केस की तहत क्या थी, मतलब ये केस कैसे सामने आया आपके? ऐसा है, 2016 में जौनसार भावर के आराध्य देव 4 मासू महेंद्रथ बासिक महाराज के गांडवे रात को चोरी करके पोंटा क्षेत्र में बेच दिए जाते हैं। जब इसकी भनक कुछ लोगों को लगती है तो विरोध होता है, प्रदर्शन होता है जी। पुलिस की धरपकड़ होती है। जब पकड़े जाते हैं तो आपको चौंकाने वाला मामला सामने आएगा कि इसमें महेंद्रथ के ही जो जिहादी किस्म की मानसिकता थे वो शामिल थे। अच्छा। बिठाया गया तो 12 बकरे वापस लिए गए
जो 12 गांडवे थे वो वापस रिकवर किए गए। इन पे डांड लगाया गया था, जो हमारे जौनसारी भाषा में इन पे दंड लगाया गया था, जिसमें कि आज तक भी वो दंड पूरा नहीं हुआ। और कहते हैं कि एक राजनीतिक व्यक्ति के संरक्षण के कारण इन लोगों के मंसूबे भारी हो गए थे। पुटाड़ में अवैध तरीके से इनका धार्मिक स्थल बना था। जब पुटाड़ वासियों ने उसको तोड़ा जी, तो उनपे मुकदमे दर्ज हो गए, और वो भी एक राजनीतिक व्यक्ति ने दर्ज कराए। उसके बाद धार्मिक स्थल को बनाने के लिए बाकायदा एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए दे दिए, और पुटाड़ वालों को भी बोला कि तुम भी पैसा दो, और बना दिया गया। ठीक है। पुनः बना दिया गया। लेकिन अब 1 साल पहले जाकर हम लोगों ने आंदोलन किया, हमारे जौनसार बावर की भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा की गई जमीनों को बख्शा नहीं जाएगा, और दोनों के दोनों अवैध धार्मिक स्थल को पिछले बार उनके द्वारा स्वतः ही हटा दिया गया। राकेश जी, हमने जो आपका अभी तक पूरा अभी जितने भी हमने बातें सुनी हैं, तो जो आप ये सामाजिक कार्य का आपने शुरुआत करी है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब आपके अंदर ये कैसे आया कि मैं सामाजिक कार्य करूं? देखिए अक्षय जी, मैं जौनसार बावर के कहा गांव से आता हूं जी। जब मैं मात्र 2.5 महीने का था तब मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी जी। और लालन पालन बहुत दिक्कत में हुआ। अपनी पीछे की चीजों को भूलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको पहली बार आपके कैमरे पे बता रहा हूं। 2.5 महीने की आयु में मेरी माता की मृत्यु हो गई, और धीरे धीरे बड़े होते गए। खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, एक टाइम का खाना खाते थे। कभी भूख लगती थी तो दालों को उबाल के खाया जाता था, कभी मक्की को उबाल के खाया जाता था, और ना जाने वो कैसे कैसे मतलब दिन काटे। मेरी पढ़ाई गांव से ही हुई। उसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज बैसो गिलानी में मैंने 10वीं की पढ़ाई की। कालसी में पेपर देने आए, फिर बाड़वाला में इंटर कॉलेज में एडमिशन हुआ। तब मेरे पास पैसा नहीं था। रात को ट्रैक्टर में काम करके या दिन में ईंटें भर के या दिहाड़ी मजदूरी करके फिर कमरे का किराया जुटाया जाता था, उसमें किया जाता था। और कुल मिला के मैंने कक्षा 6 में जूता नहीं पहना, मैंने कक्षा 7 में जाके पैरों में जूता पहना। कहां से बैसो गिलानी 7 किलोमीटर आना, और बैसो गिलानी से कहां 7 किलोमीटर वापस आना, नंगे पैर आना और नंगे पैर जाना। मेरे शरीर पे कपड़े नहीं होते थे, अपितु पिताजी बहुत परेशान हो गए थे। वो सब चीजें अब बताने योग्य नहीं है कि क्या था, और बहुत कष्ट में जीवन जिया। मैं मासूम महाराज से विनती करता हूं कि जैसा कष्ट और जैसी गरीबी हमको दी ऐसे किसी को ना दे। मेरी माँ को मेडिकल सुविधा ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त वहाँ हॉस्पिटल मौजूद नहीं थे? हॉस्पिटल नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, रोडें नहीं थी। उसके बाद जब मैं बाड़वाला आया तो बाड़वाला में मैंने राजकीय इंटर कॉलेज बाड़वाला में साइंस साइड से पढ़ाई करने की कोशिश की। खैर आप सभी के आशीर्वाद से अच्छे खासे नंबर भी प्राप्त किए, नॉलेज भी प्राप्त की। और जब मैं 12वीं में आया तो मैं 11वीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। वो इसलिए पढ़ाता था कि मैं अनपढ़ रहा, हो सकता था कि मैं यदि नीचे ना आता तो मैं भी अनपढ़ रह जाता। जी। मैं कहता हूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना धाड़ोगे। पढ़ाई जरूर है, पढ़ाई जरूरी है। और वास्तव में जिन लोगों ने मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट किया, मैं उसका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। 12वीं के बाद में सैया गया। सैया में मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, वहीं ट्यूशन भी पढ़ाता था। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते उसके बाद राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज शुरू हुआ, वहां भी मैंने पढ़ाया, क्योंकि वहां टीचर नहीं था तो मैं 1-2 क्लास इंग्लिश की देता था। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद मेरे परिवार में बहुत सारा कर्ज था। एक व्यक्ति के ऊपर यदि कर्ज होता तो क्या नहीं करता। जी। सच बताऊं, मतलब सांस घुटता है कि ऐसी जिंदगी मुझे भगवान ने क्यों दी। फिर बाद में करते धीरे धीरे करते गए हम लोग, और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। जब हम सामाजिक कार्य का जो ऐसा जुनून था, 2013 में हमारे यहाँ रोड बन रही थी, माथियान कंपनी था, माथियान कंपनी गलत तरीके से रोड बना रहा था, मैंने उसको एक्सपोज किया। जी। और एक्सपोज करने का नतीजा ये रहा कि 90 लाख रुपए
सरकार ने उनके काटे और वो रोड आज भी वैसे के वैसी है, उसके साथ की अगल बगल की रोडें भी बनी। धीरे धीरे सामाजिक कार्यों का जुनून चढ़ता गया। जब मैं सामाजिक कार्य करता या विरोध करता तो नेताओं को ही रास नहीं आया। जी। डीएवी कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे तो वहां पे राजनीतिक लोगों के साथ भी उठना बैठना था, सारी चीजें थी। बीच में ऐसा भी मोमेंट आया कि राजनीतिक लोगों ने सोचा कि आखिर इसको कैसे दबाया जाए। उन्हें पूरा, उनके आईपीएस थे, जी। वो मंत्री थे, हमारे क्षेत्र के सब थे, उन्होंने मुझे जेल भिजवाने का काम किया। आप किस समय गए थे जेल? मैं आपको बताऊं, 2014 में मिशन मोदी चल रहा था, तो उसी मिशन मोदी के तहत 2015 में हमने एक आंदोलन शुरू करा। उत्तराखंड के जितने भी भाई है वो रात दिन काम करते हैं। जी। 24 घंटे उनकी ड्यूटी रहती है। लेकिन तब उत्तराखंड पुलिस के अंदर अधिकारी उनका उत्पीड़न करते थे। कोई रसोई में काम कराता था, जी। कोई कहीं काम कराता था, तो कोई कहीं काम कराता था। यहां तक कि सरकार ने भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। ये मेरा पहला आंदोलन था जी। 2015 में मिशन आक्रोश चलाया, पुलिस कर्मियों का दर्द समझा। बहुत सारे लोग मेरे पास आए, तो 2006 से वेतन विसंगति चल रही थी और पुलिस कर्मियों की सैलरी नहीं मिल रही थी। जी। इनका रुका हुआ पैसा नहीं मिल रहा था, वेतन भत्ता नहीं मिल रहा था। यहां तक कि जो वर्दी है उसकी कीमत भी 350, इनकी टीए 350। अक्षय जी, यदि पुलिस की सैलरी कम होगी आम लोगों को परेशान करेंगे, जी। यदि इनकी सैलरी बहुत अच्छी होगी तो ये निष्ठा से काम करेंगे। बिल्कुल सही। 2015 में मिशन आक्रोश हुआ, फेसबुक पेज बनाया गया, व्हाट्सएप के माध्यम से चलाया गया। मुझे 31 अगस्त को देहरादून इकट्ठा होना था, लेकिन 22 अगस्त को मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। आपकी गिरफ्तारी का कारण क्या था? गिरफ्तारी का कारण ये था कि पुलिस ने कहा कि आपने पुलिस कर्मियों को भड़काया और भड़काने के लिए मेरे पे आईटी एक्ट लगाया गया और मुझे जेल भेज दिया गया। खैर, किसी व्यक्ति के लिए कोई थाने नहीं जाता। पूरे उत्तराखंड पुलिस के जवानों को हमारे आंदोलन का फायदा मिला। मिशन आक्रोश सक्सेस हुआ और दूसरे दिन पुलिस कर्मियों की छठे वेतन में 3000 तक वेतन बढ़ाया गया और 7वें वेतन पे 8000 9000 गया। 76,000 रुपए इनके खाते में आए और 1200 रुपए भत्ता बढ़ा दिया गया। कुल मिलाकर मुझे सुकून हुआ, जिसमें 18,000 पुलिसकर्मियों को मेरा फायदा मिला। यदि मेरे आंदोलन से किसी को फायदा मिलता है, यदि मेरी प्राणों की आहुति से किसी को फायदा मिलता है, तो निश्चित रूप से परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरु जी भगवान श्री चंद्र स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने प्राणों की आहुति दूंगा और ऐसे ही आंदोलन करता रहूंगा। इसके बाद 2018 में महाव्रत चला। वो किस लिए था? महाव्रत पुलिस के 90 करोड़ रुपए बचे थे, ठीक है, वो फिल नहीं दे रहे थे, तो महाव्रत में भी मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन तब पुलिस के बड़े अधिकारी, जो कि अब डीजीपी नहीं है, वो डीजीपी कुछ लोगों के बातों में आकर, हमारे क्षेत्र के राजनीतिक लोगों के बातों में आके 2018 में मुझे फिर जेल भेज दिया। लेकिन तब भी फायदा मिला। महाव्रत में पुलिस ने भोजन छोड़ दिया था, लेकिन तब जबरदस्ती खुद आईपीएस कांस्टेबलों को खाना खिला रहे थे। फिर वो चाह रहे थे कि ये मेरी आंदोलन और मेरा राजनीतिक करियर, मेरे सामाजिक कार्य से नाखुश थे और मुझे फंसाना चाहते थे। डीएवी कॉलेज के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उन्होंने उसके बाद फिर से एक केस बनाकर मुझे फिर जेल भेज दिया। उस जेल भेजने के लिए मेरी छवि को धूमिल करने का काम किया और उसका ये रिजल्ट ये रहा कि व्यक्ति ईमानदारी के साथ काम करता है, व्यक्ति ईमानदारी से रहता है तो वो जरूर काम करता है, सामाजिक काम करता है, हजारों लोगों की सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, हिंदू समाज के लिए काम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये लोग मुझे आज नहीं तो कल परसों ये परेशान करेंगे और इसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, मुझे कोई डर नहीं है। और आज आप लोगों के सामने महासू महाराज की कृपा से पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां भी अत्याचार होता है तो राकेश उत्तराखंडी कोशिश करता है कि पहली पंक्ति पर खड़ा हो। जब भी हिंदू समाज के अंदर, जब भी बहन बेटियों को, जब भी गौ माता को या इस उत्तराखंड की धरती को मेरी जरूरत पड़ेगी तो राकेश उत्तराखंडी प्रथम पंक्ति पर नजर आएगा।
जैसे आपके जीवन के शुरुआती दौर में ही आपकी माँ का देहांत हो गया था, उसके बाद आपका सारा लालन पोषण आपके पिताजी ने करा है, तो आपका आपके पिताजी के साथ किस तरीके का रिलेशन है? जी बिल्कुल, पिताजी के साथ मेरा माँ जैसा संबंध था। मेरे छोटे पिताजी 2017 में मेरे छोटे पिताजी का 2017 में देहांत हो गया, और उसके बाद जो मेरे बड़े पिताजी थे उनका मुझे इतना प्यार स्नेह मिला, इनका गाइडेंस मिली कि आज मैंने अपने को संपूर्ण तरीके से माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। अभी पीछे 1.5 महीने पहले मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए, और मैं परम पूज्य गुरुदेव महाराज भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि पिताजी की आत्मा को शांति दे, और मैं कोशिश करूंगा कि पिताजी जब तक भी रहूंगा तब तक इसी तरीके से सामाजिक कार्य करता रहूंगा तथा हिंदू समाज के लिए समर्पित रहूंगा। अभी उसके पिताजी के 10 दिन पे पिताजी के इस दुनिया से जाने से 10 दिन के पहले पिताजी राम मंदिर के अक्षत बांट रहे थे, जी। निमंत्रण दे रहे थे, और वो कहते थे कि अब राम का मंदिर बन गया, अब मैं बहुत खुश हूं। और वास्तव में वो एक कट्टर हिंदू थे, जी। इस दुनिया से चले गए, लेकिन मैं कहता हूं कि हे भगवान, जैसी मृत्यु मेरे पिताजी को दी मुझे भी ऐसी देना, और मोक्ष की प्राप्ति देना। जनवरी में भारत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, तो हमने ये भी सुना था कि आपने अनोल से मिट्टी ले गए थे राम मंदिर के लिए, तो इसका अनुभव कैसा रहा आपको कि राम मंदिर देखना? आप गए हैं अयोध्या? भगवान राम के मंदिर में जौनसार बावर की मिट्टी लगी, ये हमें गर्व की अनुभूति होती है। जौनसार बावर के उन तमाम लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं जो मेरे साथ गए। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, और वहां पे हमारी मिट्टी बुनियाद में जा रही है। हम इस हनुमानगढ़ी की तरफ से जा रहे हैं, भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, दशरथ भवन के दर्शन कर रहे हैं, और राम हमारे सामने ऐसा लगता है जैसे साक्षात है। और जौनसार बावर की मिट्टी उस मंदिर के बुनियाद में अपने हाथों से पड़ रही है। ये एक अद्भुत अनुभव था कि जब भी इतिहास में नाम आएगा तो वहां पे जौनसार बावर का नाम भी आएगा कि जौनसार बावर उत्तराखंड की मिट्टी भगवान राम के मंदिर बनाने में लगी थी। राकेश जी, आपने ये सामाजिक कार्य के लिए एक अपनी सेना भी तैयार करी है, जिसे आप रुद्र सेना कहते हैं। इसके पीछे की सोच क्या थी आपकी? रुद्र सेना पूरे उत्तराखंड में पर्यावरण क्षेत्र में काम करती है, गौ सेवा के लिए कार्य करती है, अनाथालय के लिए काम करती है, वृद्धालय के लिए काम करती है, और यदि क्षेत्र में अवैध कब्जा हो रहा है वो तो कब्जा हटाने के लिए बार बार सरकार को अवगत कराने का काम करती है, तथा संपूर्ण सामाजिक कार्य करने का काम करती है। अभी तक ये रुद्र सेना में कितने लोग को जोड़ लिया आपने? जी बिल्कुल, रुद्र सेना में अभी तक 1200 से अधिक सदस्य जुड़े हैं। अच्छा, इस सेना में जुड़ने के लिए मतलब अगर कोई नॉर्मल आदमी भी जुड़ना चाहे आपसे, तो वो कैसे, किस माध्यम के थ्रू आपसे जुड़ सकता है? देखिए, रुद्र सेना सदस्यता प्रदान करता है, जो कि 1 साल की सदस्यता भी और पूरे जीवन भर की सदस्यता भी है। उसके माध्यम से जुड़कर आप बहुत सारे सामाजिक कार्य कर सकते हैं और एक विराट हिंदू समाज को बनाने का काम कर सकते हैं। राकेश जी, हमने अभी पिछले कुछ 1-2 घंटे से आपको सुन रहे हैं, तो हमें आपके अंदर एक टी राजा की छवि देखने को मिलती है, और सौभाग्य से आप भी टी राजा से मुलाकात हो चुकी है। मैं उनके बारे में जानना चाहूंगा, जब आपकी उनके साथ मुलाकात हुई वो पल बताएं आप। देखिए, आपको पता है कि पुरोला का एक मामला चला था, उसके बाद उत्तराखंड में बड़े भाई टी राजा का आगमन हुआ। उसके बाद टी राजा जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने यहीं से हम उनके साथ गए, बाड़वाला से एक साथ जाके हम लोग ने उनको उत्तरकाशी के पुरोला में छोड़ा, पूरी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद वापस आए, फिर कई दिन हम उनके साथ रहे, फिर ऋषिकेश में भी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। अभी पीछे भी बार बार वो पूछते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो कुल मिला के टी राजा एक बहुत ही निडर व्यक्ति है और मेरे बड़े भाई है, मेरे गुरु भाई है। मुझे परम सौभाग्य है, उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। राकेश जी, हम जैसे उत्तराखंड में बहुत सारे युवाओं का देख रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, युवा इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, हमें रोजगार दिए जाएं। इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, उत्तराखंड में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे एक कारण है। आपने देखा होगा कि हिंदू समाज में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है।
मुस्लिम युवक कभी बेरोजगारी का रोना नहीं रोते। हिंदू समाज ने सबसे पहले अपना नाई का काम छोड़ा, उसके बाद अपने बढ़ई का काम छोड़ा, लुहार का काम छोड़ा, जी जी तेली का काम छोड़ा, और जो छोटे छोटे काम थे वो सारे काम छोड़ दिए। क्राफ्ट का काम छोड़ा, बढ़ई। इसलिए अभी हमने कोशिश की है कि हिंदू समाज को दोबारा से खड़ा किया जाए और जो छोटे छोटे काम हैं उन युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। अभी 50 से अधिक युवाओं को हमने रोजगार से जोड़ा है, जिसमें हिंदू हेयर सैलून खुलवाए हैं, 22 हिंदू हेयर सैलून खुलवाए हैं, कबाड़ी की दुकानें खुलवाई है, हमने स्पेयर पार्ट्स की दुकान खुलवाई है, तथा धीरे धीरे युवा अब रोजगार की तरफ आ रहे हैं। आपको जौनसार बावर के सावड़ा का किस्सा सुनाता हूं। जी जी। सावड़ा में एक जेहादी व्यक्ति वहां पे आके दुकान करता है और नाई का काम करता है। वो डेली 2000 रुपए कमाता है, 1500 कमाता है। मैंने देखा कि क्या है, तो एक लड़का कह रहा है कि भाई साहब यहाँ तो कुछ नहीं है। फिर उसके बाद जब हमने उसको वहां से हटाया तो आज एक भगत नाम का लड़का उसी दुकान में काम कर रहा है। और आज जब हम पूछते हैं तो भगत भाई कहते हैं कि मुझे मेरा परिवार पल रहा है और मुझे डेली 1000 से 1500 रुपए की कमाई, यानी 45,000 40-45,000 रुपए महीना मुझे बच रहा है। तो बेरोजगारी कहाँ है? यदि व्यक्ति काम करता है, फोटोग्राफी का काम करता है, अपनी खेती बाड़ी का काम करता है, बागवानी का काम करता है, तो वो बेरोजगारी का रोना नहीं रोते। बेरोजगारी का रोना वो लोग रोते हैं जिन्होंने बचपन से ही नौकर बनना सीखा है। जो व्यक्ति राजा बनना चाहता है, जो व्यक्ति अपना काम करना चाहता है, वो कभी बेरोजगारी का रोना नहीं रोते। जो व्यक्ति टेस्ट देता है उसके 99% मार्क्स आते हैं, वो सक्सेस हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के मार्क्स 45% आ रहे हैं, फिर बोलेगा मैं बेरोजगार हूं, पढ़ेगा लिखेगा नहीं या वो मेहनत करेगा नहीं, उसके बाद बेरोजगारी का रोना रोएगा, तो गलत है। कुछ कमियां सरकार की भी है, कुछ की भर्तियां नहीं निकल रही है तो उसमें धांधली हो रही है, सारी चीजें हैं। लेकिन कुल मिलाकर कुछ प्रयास हमें करना पड़ेगा और कुछ प्रयास सरकार को करना पड़ेगा, तभी युवा आगे बढ़ेगा। राकेश भाई, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहूँगा। जैसे हम जनजाति इलाके से आते हैं तो हमें 4% का आरक्षण प्राप्त है किसी भी एग्जाम के लिए, जो भी भर्तियां निकलती हैं, पर हमें वो 4% का प्रॉपर फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो मैं चाहूँगा आप इस चैनल के माध्यम से हो, अपने माध्यम से आप ये कोशिश करें कि हम लोगों को ये बात हमारी सरकार तक पहुँच सके। देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी कमियां उत्तराखंड के जनजाति आयोग की है। यदि इस तरीके की चीजें हो रही है या भर्तियों में जो रेशियो है 4% का यदि नहीं आ रहा है या फिर हमारा हक मारा जा रहा है, तो वो लोग कहां सो रहे हैं? जो जौनसार बावर क्षेत्र, भोटिया, थारू, बोक्सा, राजी क्षेत्र से जो बड़े बड़े नेता आते हैं, वो लोग क्यों सरकार पे दबाव नहीं देते हैं? क्या इसका ठेका हम आप लोगों ने या युवाओं ने ले रखा है? वो अपने पद लेकर या फिर एक उच्च पद पर बैठ के क्यों ऐसो आराम कर रहे हैं? जी। उन लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। और यदि भर्तियां निकलने के साथ साथ यदि हमारी सीटें कम होती है तो उनको लड़ना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, अपने स्तर से हर प्रकार की कोशिश करनी चाहिए। राकेश भाई, कालसी में आपके द्वारा चमड़े उद्योग पे भी विरोध करा गया था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 43 लाख बिलियन डॉलर का चमड़ा उद्योग 2030 तक भारत में हो जाएगा। अभी 23 लाख बिलियन डॉलर के करीब भारत में चमड़ा उद्योग है। ये बढ़ क्यों रहा है? इसमें खुशी नहीं है, बल्कि दुख इस बात का है कि जैसे जैसे चमड़ा उद्योग बढ़ रहा है वैसे वैसे गो हत्या बढ़ रही है, वैसे बछड़ों की हत्या बढ़ रही है, वैसे पशु हत्या बढ़ रही है। और उसका जो चमड़ा है जब जाएगा बनेगा तभी ये उद्योग फलेगा फूलेगा। भारत में चमड़ा उद्योग का फलना दुर्भाग्य की बात है। उसके एक दोषी हम भी हैं। हम अपने घरों में गाय के चमड़े से बनी हुई बेल्टों को लाते हैं, हम अपने घरों में पर्स चमड़े के लाते हैं, हम बैग ला रहे हैं, जूते ला रहे हैं, और न जाने चमड़े से बनी हुई सारी सामग्री घर के अंदर ला रहे हैं। यहाँ तक कि जिन्सों के पीछे लगे हुए स्टिकर भी चमड़े के बने रहते हैं।
बाइकों और गाड़ियों के छल्लों में भी चमड़े के स्टिकर लगे रहते हैं। आप लोग चमड़ा खरीदना बंद करेंगे, गौ माता कटनी कम हो जाएगी। आप यदि वास्तव में गौ माता को मानते हैं तो आप आज से ही चमड़ा खरीदना बंद करें, अन्यथा चमड़ा गौ कसी होती है, मांस वो खाते हैं, हड्डियां वो चूसते हैं और उसका एक हिस्सा आपके घर में भी चमड़े के रूप में आता है। इसलिए आप भी गौ हत्या के उतने ही दोषी है जितने वो है। इसलिए आज से ही गौ कसी करने वालों के विरुद्ध आवाज उठाइए और चमड़ा लेना और खरीदना बंद कीजिए तथा घरों से चमड़े का वाइकआउट करें। राकेश भाई, आप उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध हैं, तो आपने कभी राजनीति में आने का नहीं सोचा? देखिए, जब मेरी तो शुरुआती राजनीति से हुई है। जी जी, बताएं कुछ। मैं आपको बताऊं कि जब 2013 से आया तो उतने को मोदी जी का चुनाव आ गया जी। रात दिन मोदी जी के चुनाव में लगी। मुझे बहुत लोगों का सानिध्य, बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ, चाहे वो माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी हो जी, चाहे वो फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो या फिर बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी हो। सभी लोगों का आशीर्वाद मिला और इन्हीं के देख देख पे हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। और निश्चित राजनीति करेंगे तो हिंदुत्व की करेंगे, प्योर तरीके से करेंगे, इस तरीके की दोगली राजनीति नहीं करेंगे जैसे राजनीति अभी चल रही है। यदि हम राजनीति कभी करेंगे तो परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी के कदमों पर, परम पूज्य टी राजा जी के कदमों पर, परम पूज्य साध्वी प्रज्ञा जी के कदमों पर या कोई भी कट्टर सनातनी जो राजनीति करता है उनके पद चिन्हों पर राजनीति करेंगे। राकेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें भी। मैं चाहूंगा अंत में आप हमारे युवाओं के लिए कुछ 2-3 बातें कहें। बहुत बहुत धन्यवाद द ग्रेट हिमालयन शो में बुलाने के लिए। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं, खूब पढ़ो, जो माता पिता आपके पीछे रात दिन एक कर रहे हैं उनकी मेहनत को साकार करो, परिवार का नाम ऊंचा करो। समाज में यदि आपको कहीं गलत नजर होता हुआ दिखाई दिया तो उसका विरोध करो और अपने बहन बेटियों की रक्षा करो। इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं और हम राकेश जी से एक ही बात कहेंगे कि आप ऐसे ही सामाजिक सेवा करते रहें और अपने लोगों को सपोर्ट देते रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें।